नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के लिए हम लगातार लेकर के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति वाले सेक्शन को। कल रात को आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था नगर सेना के सिलेबस के बारे में। नगर सेना का जो सिलेबस है उसमें आप सभी को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए पूछे जाएगा। छत्तीसगढ़ का सेक्शन, जिसमें छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी, जनजाति, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ में विविध व्यक्ति परिचय, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये पूरे आपको पूछे जाएंगे 50 नंबर के। इसीलिए मैं आपको लगातार ये बात कह रहा था कि आपको छत्तीसगढ़ को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपको छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सुबह 10 बजे आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास हम लेकर के आ रहे थे, टू द पॉइंट आप जाकर के सिलेबस उठा करके दे सकते हैं, वही चीजें हमने आपको पढ़ाया है। उसमें से परसेंटेज इस वीक चलेगा, शनिवार और संडे के बाद मंडे से स्टार्ट हो जाएगा औसत के चैप्टर कंप्लीट होते ही, तो आप लोग परसेंटेज को भी कवर कर लेंगे। फिर जो 30 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग वाला, उसको हम स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग को हम पूरा कवर करेंगे 30 नंबर के लिए। तो आप तैयार रहिएगा। प्रोबेबली हम मान सकते हैं अगले सप्ताह आपका पूरा मैथ्स हो जाएगा। उसके अगले सप्ताह से हम चालू कर सकते हैं, किसको हम चालू कर सकते हैं, मंडे से अगले वाले, है ना, जो आएगा उसके बाद वाले मंडे से मान के चलिएगा कि हम पढ़ सकते हैं किसको जी, तो रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। अच्छे से याद रखना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजाति के सेक्शन में। आगे विशेष पिछड़ी जनजातियों में हमने 3 को कवर किया था। वो कौन कौन से थे? अबुझ, माड़िया और उसके अलावा हमने बैगा और बिरहोर को कवर कर लिया था। आज हमको कवर करना है कमार और कोरवा, उसके बाद में भुंजिया और पंडो को। तो हमारे यहाँ चारों विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है आज अभी कवर हो जाएंगी। फिर हम लोग जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ज़्यादातर प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। इसके अलावा 2-4 और प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के तुरंत बाद उन सभी जनजातियों को कवर करेंगे और आपके जनजाति के सेक्शन से आने वाले सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे ही जनजातियों को टॉपिक वाइज में कवर करवा लूंगा कि इस जनजाति के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हम देख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया इनकी स्थानांतरण कृषि अलग से देखेंगे, इनके देवी देवताओं को अलग से देखेंगे, इनके अंतर्गत में ये लोग क्या क्या पंचायत प्रमुख है इनके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी सेक्शन को अलग अलग देखेंगे। साथ ही इनमें जो पुस्तकें दी हुई है, इनके पेय पदार्थ दिए हुए हैं, इनकी कृषि पद्धति दी हुई है, सबको एक दिन हम लोग एक साथ देख लेंगे, जिससे हमको चीजें और अच्छे से कनेक्ट हो पाए। फिर तुरंत बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर में चलेंगे। पिछले वीडियो को आपको जाकर के देखना है, बीच में अगर स्किप करोगे आप मान के चलिए भैया आप अच्छे से उसको तैयार नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप में से कोई भी एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को आज देख रहा है तो उसको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा आप जब कमेंट करते हैं तो हमको कार्य करने के लिए मिलता है मोटिवेशन। तो आपको काम करना है भैया, है ना, कमेंट भी आपको करना है साथ साथ। चलिए मैं आप सभी को पिछली क्लासेस में जो आपको मैंने पढ़ाया है उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रश्न कर लेता हूं। आपको इन प्रश्नों के जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पिछले क्लास से संबंधित प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है? जितने भी लोगों ने पढ़ा है अच्छे से जवाब देंगे। चलिए आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजाति जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? ये पहला प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अबूझ माड़िया जनजाति के स्थानांतरण कृषि के लिए
चुने गए स्थान को क्या कहते हैं? चुने गए स्थान को क्या कहते हैं? ये आपका दूसरा प्रश्न है। कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि पिछली ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, सभी का जवाब आपको देना है। आपके पास समय कम है, कुछ प्रश्न मैं आपको किया करूंगा, उसका जवाब आपको हर रोज अब देना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है। तीसरा प्रश्न आपको मैं पूछता हूं किससे? बिरहोर से। चलिएगा इसको बताइएगा। बनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे मित्र हैं जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आपको देखना है, वहां से आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको अपने आप को टेस्ट करना है और आपको इसका जवाब देना है। जितने भी लोग देखेंगे मैं चाहूंगा कि आप सब इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज आप सभी को गुड इवनिंग सर की जगह आप सभी को इसका जवाब देना है, ठीक है। और जितने भी लोग इसका सही जवाब देंगे उसका खुद रिप्लाई मैं आज करने वाला हूं, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसका नामकरण पहले डेबर आयोग की सिफारिश पर पहले इसको स्थापना किया गया था जनजाति सलाहकार परिषद के रूप में। बाद में इसको पीटीजी इसका नाम था पहले, पीटीजी को बाद में क्या किया गया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को बाद में चेंज करके 2006 में पीवीटीजी किया गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और पीवीटीजी के क्या क्या कारण होते हैं कि इनकी कृषि पद्धति पूर्व की, अभी इनकी अर्थव्यवस्था है, इनके साक्षरता जो है 2% से कम है या लगभग 2% से कम है। इसके अलावा मैंने बताया था इनकी जनसंख्या जो है स्थिर है या घटने के कगार पर है। और ये जो है अपने आसपास के जनजातीय समूह से क्या है भैया, अलगाव महसूस करते हैं या अलगाव वाली जिंदगी जीते हैं। याद रखिएगा पीवीटीजी के बारे में। चलिए पीवीटीजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कमार जनजाति के बारे में। अगर कमार जनजाति के बारे में बात करें तो आप सभी को बता दें ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के इस मैप में आपको याद रखना है, जिस बेल्ट को मैं ड्रॉ करूंगा वो बेल्ट पूरा आपको दिखाई देगा किसके रूप में, आपको दिखाई देगा भैया कमार जनजाति के बेल्ट के रूप में। यहां से अगर मैं स्टार्ट कर दूं कुछ इस प्रकार से, ये पूरा सेक्शन आपको दिखाई देता है। याद रखिएगा कमार के लिए, किसके लिए, कमार के लिए दिखाई देता है ये पूरा सेक्शन। और इसमें कौन कौन सा शामिल है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे। इसमें सबसे पहले जो जिला शामिल है वो जिला है गरियाबंद। गरियाबंद का मैनपुर वाला क्षेत्र, याद रखेंगे गरियाबंद का मैनपुर वाला क्षेत्र, बिंद्रा नवागढ़ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है कमार के लिए। इसके अलावा आपको और याद रखना है, ये ऊपर आपको जिला दिखाई देता है क्या, महासमुंद। क्या दिखाई देता है, महासमुंद। ये कौन सा जिला है तो आप कहेंगे ये जिला है धमतरी। कौन सा जिला है, धमतरी। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको कांकेर में भी दिखाई देता है, लेकिन अभी आपको मेनली मैंने पहले भी बताया है आपको मुख्यतः चीज़ों को याद रखना है। तो मुख्यतः आपको ये 3 जिले याद होने चाहिए, पहले गरियाबंद, ऊपर उसका महासमुंद, नीचे उसके बगल में आपको याद रखना है धमतरी। इससे आप देख पा रहे होंगे ये जो तीनों जिले हैं कहाँ पर है, ये तीनों जिले आपको दिखाई दे रहे हैं भैया
इस पूरे रायपुर संभाग वाले क्षेत्र में। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए कमार जनजाति निम्नलिखित में से किस संभाग की मुख्यतः जनजाति है। आपका जवाब होना चाहिए उस शब्द में लिखा होगा मुख्यतः, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको मैंने बताया ना कि कांकेर में भी दिखाई देगा, इसलिए उसमें शब्द लगा होगा मुख्यतः किस संभाग की जनजाति है। आप कहेंगे रायपुर संभाग की जनजाति है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये 3 जिले आपको याद रखने हैं कमार जनजाति के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 आपको मैंने बताया था केंद्र संरक्षित, उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था ए बी का स्क्वायर के का स्क्वायर। बी के स्क्वायर में हमने एक में क्या देखा था, अबूझमाड़िया, बी के स्क्वायर में हमने देखा था बैगा और बिरहोर, और के स्क्वायर में हमने देखा था एक कमार और दूसरा हमने देखा था पहाड़ी कोरवा या कोरवा। तो आज कमार और कोरवा पर चर्चा होगा, जो कि केंद्र संरक्षित 5 है। राज्य संरक्षित भी आज ही हम चर्चा करेंगे भुंजिया और पंडो पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है निवास स्थान। निवास स्थान कहां कहां पर है, तो सबसे पहले आप कहेंगे गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला। और गरियाबंद में भी अगर कोई आपको स्पेसिफाई करना पड़ जाए तो आपको बताना है गरियाबंद का कौन सा, मैनपुर, छूरा, बिंद्रा नवागढ़ वाला क्षेत्र। अभी मैं यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, अगर आपने सुना है इस बात को तो आप लिख सकते हैं बिंद्रा नवागढ़, छूरा और मैनपुर वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है क्या, कमार जनजाति। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपको मैंने बताया इसके ऊपर एक याद रखेंगे महासमुंद जिला, महासमुंद जिला, और नीचे आपको याद रखना है क्या, धमतरी जिला। इससे आपको मैंने बताया कि ये मुख्यतः किस संभाग की जनजाति है, तो आपको मैंने बताया मुख्यतः रायपुर संभाग की जनजाति है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद रखना है मुख्यतः रायपुर संभाग की जनजाति। क्लियर हुआ बात यहां तक। अगर यहां तक बात क्लियर हुआ है तो आप कीजिएगा थंब, उसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। तो थंब करके आपको बता देना है भैया कि यहां तक बातें क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। मुख्यतः यह रायपुर संभाग की जनजाति है। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है भैया। चलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति। तो ये लोग अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो याद रखना है भैया ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं किससे, तो याद रखिएगा ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं देव डोंगर ग्राम से। किसे, देव डोंगर ग्राम से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। याद रखिएगा किस ग्राम से, देव डोंगर ग्राम से, देव डोंगर ग्राम से। याद रखिएगा देव डोंगर ग्राम से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि हम लोग देव डोंगर ग्राम के हैं, जो कि पड़ता है मैनपुर वाले क्षेत्र में। गरियाबंद के मैनपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर और लिख दे रहा हूं मैं, मैनपुर कमार जनजाति। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इनकी प्रमुख कार्य की, तो कमार जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है, बांस से बनाते हैं ये लोग, बांस शिल्प के लिए जाने जाते हैं। याद रखेंगे बांस का कार्य करने के लिए जानते हैं, बांस शिल्प के लिए फेमस है कमार जनजाति। बांस शिल्प लिखिएगा, बांस शिल्प। और कल हमने देखा था मोहलाइन छाल और उरई की से कौन रस्सी बनाते हैं, बिरहोर रस्सी बनाते हैं, ये हमने कल की क्लास में देखा था। और साथ ही हमने देखा था बिरहोर भी वो जनजाति है जो काम करती है किसका, बांस शिल्प का। तो हमारे यहाँ कंडरा, बिरहोर, कमार जैसी जनजातियां आपको दिखाई देती है बांस शिल्प के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा सभी के कार्य वहां पर और स्पष्ट करूंगा। अभी आपको 3 जनजातियां बता चुका हूं बांस से संबंधित, कंडरा, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया बिरहोर, अभी बता दिया मैंने कमार। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे हम लोग चीजों को देखते जाएंगे, इसमें और जनजातियां ऐड होंगी बांस शिल्प में। कृषि पद्धति की अगर बात करते हैं, कमार जनजाति की कृषि पद्धति की अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है भैया इनकी कृषि पद्धति में, तो आप कहेंगे इनकी कृषि पद्धति को कहा जाता है दाहिया। क्या कहते हैं, दाहिया कृषि कहते हैं। याद रखिएगा दाहिया कृषि कहा जाता है किसकी कृषि पद्धति को, तो आप कहेंगे कमार जनजाति की कृषि पद्धति को कहा जाता है दाहिया। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है इनकी कृषि पद्धति को कहा जाता है क्या, तो आप कहेंगे दाहिया कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कमार जो है दाहिया कृषि करती है। आदि पुरुष, तो कमार जनजाति के आदि पुरुष के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। कमार जनजाति के आदि पुरुष के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कमार जनजाति का आदि पुरुष आपको बताना है, ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए कचना ध्रुवा जी को, कचना ध्रुवा को अपना आदि पुरुष मानते हैं। कचना ध्रुवा को मानते हैं अपना आदि पुरुष। तो निवास क्षेत्र याद रख लिए, देव डोंगर क्षेत्र से अपनी उत्पत्ति मार रहे हैं, बांस शिल्प का कार्य कर रहे हैं, दाहिया कृषि करते हैं जो कि एक स्थानांतरण कृषि का टाइप है। याद रखना है स्थानांतरण। आज ही के लिए मैंने आपको प्रश्न पूछा है इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं, स्थानांतरण।
आपको मैंने बताया था कल बैगा के लिए भी बताया था, कल मैंने आपको बताया था अबूझमाड़िया के लिए भी आपको स्थानांतरण कृषि का टाइप तो याद रखना है। स्थानांतरण कृषि का टाइप किसके लिए याद रखेंगे? कमार के लिए दाहिया, दा में आ की मात्रा दा याद रखेंगे, दहिया नहीं कहेंगे, दहिया आपको फंसा देगा, किसी और का होता है। किसका होता है? अगर आपको पता है तो बताएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, आदि पुरुष कचना ध्रुवा है। इनके अलावा ये लोग वामन देव की भी पूजा करते हैं। किसकी? वामन देव की पूजा करते हैं। वामन देव की भी पूजा करते हैं। वामन देव की भी पूजा करते हैं। वामन देव की भी पूजा करते हैं। कौन भैया? कमार जनजाति के लोग। लोक नृत्य की अगर बात करें कमार जनजाति में लोक नृत्य, तो याद रखिएगा कमार जनजाति के लोग तेर ताली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? तेर ताली नृत्य करते हैं। तेर ताली नृत्य आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन से लोग क्या करते हैं? तेर ताली नृत्य करते हैं। मारते हो तो क्या, कैसे मारते हो? जब फट से मारते हो ना, ताली टाइप का आवाज आता है, ताली बजे टाइप का, याद रखना है कमार। मार से याद रखेंगे तेर ताली, ताली याद रखेंगे तेर ताली। मारोगे तो ताली बजेगा, दोनों हाथों कैसे मारोगे तो याद रखना है तेर ताली नृत्य करते हैं कमार जनजाति के लोग। आदि पुरुष के रूप में याद रखेंगे कचना ध्रुवा को। इसके अलावा वामन देव की भी पूजा करते हैं। कौन? कमार जनजाति के लोग। कमार जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कौन? कमार जनजाति। आपको मैंने कल बताया था सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है बैगा है, जो कि झेला गोदना गोदवाती हैं, वी सेवका माथे में गोदना गोदवाती हैं, बादी जनजाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं बैगा जनजाति की महिलाएं। जबकि आपको याद रखना है सर्वाधिक गोदना गोदवानी वाली जनजाति बैगा जो है प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन गोदवाते हैं? तो वो आपको याद रखना है कमार जनजाति के लोग। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है कमार जनजाति, याद रखिएगा। और जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें नाल काटने का इनमें एक परंपरा चलता है, याद रखिएगा, जिसको काटने के लिए ये लोग तीर या कहरा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तीर या कहरा का प्रयोग करते हैं। तीर या कहरा का प्रयोग करते हैं, याद रखना है कहरा का प्रयोग। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजीपीएससी वालों को थोड़ा सा जोर देके बताता हूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको कह देता। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट है, इसको आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आपके लिए सबसे प्रमुख फैक्ट आने वाला है, वो है पंचायत प्रमुख। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। बताइए कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है कुरहा। क्या कहते हैं? कुरहा। याद रखना है अच्छे से, इस बात को दिमाग में उतार करके कि पंचायत प्रमुख को कहा जाता है कमार जनजाति में कुरहा। क्या कहते हैं? कुरहा कहा जाता है। याद रखिएगा कुरहा कहा जाता है पंचायत प्रमुख को। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से दिमाग में उतर जाना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। किस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी वाले क्षेत्र में। इनका उत्पत्ति कहां से मानते हैं लोग? देवडोंगर वाले क्षेत्र से मानते हैं। बांस शिल्प का काम करते हैं। दाहिया नामक स्थानांतरण कृषि करते हैं। कचना ध्रुवा को अपना आदि पुरुष मानते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने प्रमुख देवता के रूप में और किसकी पूजा करते हैं? वामन देव की पूजा करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तो ताली बजाना है, तेर ताली नृत्य करते हैं लोक नृत्य के तौर पर। तीर या कहरा से अपने बच्चे का, शिशु का जन्म के बाद नाल काटते हैं। लेकिन यह आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है बैगा है और सर्वाधिक गोदना गोदवानी वाली जनजाति जो है कमार है। इसको आईएमपी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। आईएमपी फैक्ट के तौर पर इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायत प्रमुख को कहा जाता है कुरहा। इतने फैक्ट को आपको याद रखना है कमार जनजाति के लिए। अब यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा, बताइए कमार जनजाति को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? इसकी कौन कौन सी दो उपजातियां हैं? तो आप बताएंगे इसके दो उपवर्ग हैं। सबसे पहले आपको बताना है, एक को कहते हैं बुधरजिया। क्या कहते हैं? बुधरजिया। और एक को कहते हैं मकाड़िया। क्या कहते हैं? मकाड़िया। क्या कहते हैं? मकाड़िया। ये दोनों नाम आपको याद रखना है एक साथ। बुधरजिया और मकाड़िया किसकी दो उपजातियां हैं? आप कहेंगे ये दोनों जो है कमार की उपजातियां हैं। याद रखिएगा ये इसके दो उपवर्ग हैं। कौन कौन से? बुधरजिया और मकाड़िया। याद रखना है दिमाग में इस बात को अच्छे से। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए बुधरजिया जो है बंदर का मांस खाते हैं नहीं खाते हैं? आपको याद रखना है बुधरजिया जो होते हैं बंदर का मांस नहीं खाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, याद बुद्ध है ना, बुद्ध से याद रखेंगे, बंदर यहां पर याद रख लेंगे, पहले ब अक्षर से याद रख लेंगे बंदर। बंदर का मांस
नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, याद रखना है। जबकि यहां पर याद रखना है बंदर का मांस खाते हैं। तो आपको पूछ लिया जाएगा कमार जनजाति के लोग बताइए बंदर का मांस खाते हैं कि नहीं खाते। आपका जवाब हो जाएगा खाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके पूछ लिया जाए बताइए है ना, कमार जनजाति के निम्नलिखित में से कौन सा उसका उपवर्ग है जो बंदर मांस खाता है, बुधरजिया या मकाड़िया। आप कहेंगे भैया बुधरजिया जो है वो नहीं खाती है, मकाड़िया जो है खाती है। याद रखना है बंदर का मांस। मृत्यु होने पर ये लोग क्या करते हैं, मृत्यु होने पर अपने घर का त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति के लिए आपको याद रखना है मृत्यु होने पर ये लोग कर देते हैं अपने घर का त्याग। मृत्यु होने पर अपने घर का त्याग कर देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं जो अपने घर का त्याग कर देती है। इसीलिए यह प्रश्न आज तक नहीं बना है और मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के एग्जाम में यह भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी-वापम, एडीआई और एडीईओ के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। एसआई वाले, कांस्टेबल वाले, नगर सैनिक वाले, फॉरेस्ट गार्ड वाले इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही पिछले स्लाइड में मैंने जो आपको बताया था कि भैया ये लोग जो है यहाँ पर नवजात शिशु का जो नाल काटने हैं तीर और कहरा से, इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग एसआई, कांस्टेबल, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निषेध। तो आपको ये एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले भी। बताइए किस जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है। आप कहेंगे घोड़ा छूना निषेध माना जाता है, कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है भैया। ये लोग घोड़ा को छूना निषेध मानते हैं। याद रखिएगा कौन सी जनजाति है, कमार जनजाति। याद रखिएगा विशेष पिछड़ी जनजाति। कमार जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहते हैं, तो इसमें सिंपल सी बात है, तंत्र मंत्र के जानकार को ये लोग बैगा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बैगा कह देते हैं। आपके लिए ये भी नहीं पूछा जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको क्या क्या फैक्टर पूछा जाएगा। पिछले स्लाइड से मैं आपको बताते हुए आया हूं। आपको इस वाले स्लाइड में जो याद रखना है वो है निषेध और कमार जनजाति के उप दो वर्ग। और अब अगला पढ़ने वाले हैं कमार के बारे में। वो क्या है, कमार के बारे में आपको याद रखना है इनकी पुस्तक। आपसे पूछा जाएगा द कमार। क्या पूछा जाएगा, द कमार। द कमार किसकी रचना है, द कमार नामक किताब इनके ऊपर लिखी गई है, पुस्तक है ये। और अगर पुस्तक है तो इसको कोई लिखने वाला होगा, तो लिखने वाला होगा तो कौन लिखा होगा, तो याद रखना है द कमार में लास्ट के दो शब्द आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है मार। क्या लिखा हुआ है, मार। और मारना कैसे है, तो एक तो अभी मैंने बताया था इनके नृत्य के लिए ताली। क्या बताया था मैंने, ताली। अब एक याद रखना है आपको, द कमार नामक किताब किसने लिखा है, तो आपको इसको किससे मारना है, इसको मारना है अपने चरण से। किससे मारना है, अपने चरण से, अपने पैरों से। इसे आपको याद हो जाएगा श्यामा चरण दुबे। क्या याद हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे ने लिखा है भैया द कमार। क्या लिखा है, द कमार नामक किताब किसने लिखा है, श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है। अपने दिमाग में इस बात को उतारिएगा, द कमार किसकी किताब है, श्यामा चरण दुबे। जिस दिन मैं आपको पुस्तक वाला सेक्शन लेकर के आऊंगा, जिस दिन मैं इनके पेय पदार्थ को लेकर के आऊंगा, आपको इसको पूरे ट्रिक में मैं आपको रटवा दूंगा। चिंता नहीं करना है, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं एक जगह लिखते हुए चलना है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है कि सर इस किताब में इतना कुछ दिया हुआ है, इसमें इतना कुछ दिया हुआ है। इतने फैक्ट को अगर आपने रट लिया, आपने याद कर लिया, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा कमार से, इतने ही फैक्ट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और किसी भी प्रकार के आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को अलग से और भी जानने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गुदवाती है, कमार जनजाति। लेकिन सर्वाधिक प्रिय कौन सी है, तो आप बताएंगे बैगा जनजाति। पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कुरहा कहते हैं। द कमार जो रचना है श्यामा चरण दुबे की रचना है, घोड़ा छूना निषेध है। बंदर के मांस खाने वाले इसके उपवर्ग को कहते हैं भैया मकाड़िया, जबकि जो नहीं खाते हैं उसको कहते हैं बुधरजिया। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, इसके अलावा मैंने कहा था ये बांस शिल्प का काम करते हैं। अपने आदि पुरुष के रूप में जानते हैं किसको, तो आपको मैंने बताया था कचना ध्रुवा को। इसके अलावा और भी किस देवता को पूछते हैं, वामन देवता को पूछते हैं। देव डोंगर वाले क्षेत्र से अपना उत्पत्ति मानते हैं। पूरी बातों को एक साथ एक जगह मैंने फिर से आपको बोल करके बता दिया है। तो बोल करके जय श्री राम, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। एक और
विशेष पिछड़ी जनजाति। देखते हैं कौन है भैया विशेष पिछड़ी जनजाति, कोरवा जनजाति। तो आपको मैंने जब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बताया था, इनके वितरण के बारे में बताया था, इनके संकेंद्रण के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि कोरवा के लिए आपको क्या करना है। कोरवा के लिए कुछ नहीं करना है भैया, एक लाइन आपको एक राउंड चलना है। ये आपका कोरबा जिला है, यहां से पहुंच गए सरगुजा, यहां से पहुंच गए बलरामपुर, नीचे आ गए जसपुर, फिर नीचे आ गए तो थोड़ा सा रायगढ़, फिर वापस कहां पहुंच गए, तो ये पहुंच गए आप फिर से कहां पर, कोरबा। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको कोरवा जनजाति दिखाई देती है। स्टार्ट कहां से किया था मैंने, स्टार्ट किया था मैंने कोरबा से। कोरबा से चले गए थे हम लोग ऊपर सरगुजा, फिर सरगुजा से ऊपर चले गए थे बलरामपुर, बलरामपुर से नीचे आ गए थे जसपुर, जसपुर से थोड़ा सा रायगढ़ का ऊपरी वाला क्षेत्र, फिर आगे बढ़ गए, फिर से हम लोग कोरबा फिर से आ गए, क्योंकि हमको एक राउंड से वृत्त बनाना था हमारे ट्रिक के लिए। हमारा ट्रिक कंप्लीट होता है, इससे हमारा संकेंद्रण और निवास स्थान एक जगह हमको पता चल जाता है। तो चलिए लिखते हैं कोरवा जनजाति का निवास स्थान कहां पर है। आप कहेंगे कोरवा जनजाति का निवास स्थान आपको दिखाई देता है एक तो कोरबा जिले में, कोरबा में, फिर आप कहेंगे सरगुजा में, फिर बलरामपुर में, फिर आगे बढ़े तो जसपुर में, और थोड़ा सा रायगढ़ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। रायगढ़ को ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, रायगढ़ को पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन रायगढ़ में भी इसकी जनसंख्या आपको दिखाई देती है, चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है भैया। ठीक है, भौगोलिक आधार पर इनका विभाजन, भौगोलिक आधार पर कहने का मतलब क्या है कि इनके निवास स्थान को भौगोलिक आधार पर अगर बांट दिया जाए, जो पहाड़ों पर रहेंगे उनको क्या कहेंगे, जो समतल मैदानी इलाके पर रहेंगे उनको क्या कहेंगे, यही इसका भौगोलिक विभाजन है। जो पहाड़ों पर पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं उनको कहते हैं पहाड़ी कोरवा। जो दिहाड़ी अर्थात जो रहते हैं किस पर, जो रहते हैं भैया आप कहेंगे निचले सेक्शन में, उनको कहते हैं आप लोग दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा क्या कहते हैं, दिहाड़ी कोरवा कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है अगर मैं बताऊं तो आपको बताऊंगा। ये लोग नीचे रहते हैं कहां पर, डीह में। डीह मतलब गांव होता है, डीह डोंगर छत्तीसगढ़ी में शब्द होता है, डीह का मतलब होता है गांव, याद रखिएगा। तो जो डीह में रहेंगे, समतल गांव में रहेंगे, उनको कहेंगे दिहाड़ी कोरवा। जो पहाड़ों में पेड़ के ऊपर मचान बनाकर निवास करेंगे उनको कहेंगे पहाड़ी कोरवा। तो चलिए दो भाग में लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या बताया मैंने, दो भाग डिवाइड किए हैं। सबसे पहले ऊपर को लिखते हैं, ये है पहाड़ी कोरवा। क्या है, पहाड़ी कोरवा। नीचे क्या है, दिहाड़ी कोरवा। याद रखना है ऊपर वाले के लिए, पहाड़ों पर पेड़ों में, पहाड़ों पर पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं, मचान बनाकर निवास करते, बनाकर रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आप लोग पहाड़ी कोरवा। जबकि दिहाड़ी कोरवा जो होते हैं डीह में, गांव में रहते हैं, समतल मैदान में रहते हैं, समतल मैदान या डीह जिसको आप लोग कहते हैं गांव में निवास करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं दिहाड़ी कोरवा। याद रखिएगा इस बात को अच्छे से, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको आदि पुरुष पूछा जा सकता है, कमार का कचना ध्रुवा, उसी प्रकार से कोरवा जनजाति के मुख्य देवी देवता में देवी है ना, इनके आराध्य देवी के बारे में एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, पहले भी आगे भी बनेगा। कोरवा जनजाति की देवी को कहा जाता है खुड़िया देवी। याद रखना है, खुड़िया देवी, याद रखना है, खुड़िया। याद रखिएगा, खुड़िया देवी की पूजा करते हैं कौन, तो आप कहेंगे खुड़िया देवी की पूजा करते हैं। अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। जनजाति है इनकी प्रमुख, याद रखना है, और वो कौन सा है, वो है कोरवा जनजाति। खुड़िया रानी देवी की पूजा करते हैं, किसकी, खुड़िया रानी देवी की पूजा करते हैं। याद रखना है आपको इस बात को। पेय पदार्थ आपसे पूछा जाएगा, जैसे किसके लिए मैंने बताया था आपको, बैगा जनजाति के लिए आपको मैंने बताया था क्या पीते हैं। इसके अलावा मैंने आपको किसके लिए बताया था, अबूझ माड़िया के लिए बताया था। अभी इन सभी को एक जगह और लिखेंगे। इसके लिए याद रखना है कोरवा जनजाति के बारे में, याद रखना है इनके पेय पदार्थ को। कोरवा जनजाति के पेय पदार्थों को कहते हैं हांडिया। क्या कहते हैं, हांडिया। हांडिया कहा जाता है, याद रखना है, हांडिया। कोरवा जनजाति के पेय पदार्थ को कहा जाता है हांडिया। अच्छे से याद रखना है, किसके पेय पदार्थ को हांडिया कहते हैं, कोरवा जनजाति के पेय पदार्थ को कहा जाता है हांडिया। अच्छे से दिमाग में बात को उतार लेना है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि भैया कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं, आप कहेंगे कोरवा जनजाति के पंचायत को कहा जाता है मयारी। क्या कहते हैं,
मयारी कहा जाता है, याद रखना है, मयारी। ठीक है, याद रखना है। माता जी अपने बच्चे को कोरा में रख करके क्या करती हैं, प्रेम करती है, तो याद रखना है मैयारी, ऐसा करके रख लेना है इसको याद। मैयारी कोरा में रख के क्या करती है, अपने आंचल में छुपा करके अपने बच्चों से प्रेम करती है। मयारी इनके पंचायत प्रमुख को कहते हैं, कोरवा जनजाति के, याद रख लेना है। मयारी इनके पंचायत को कहा जाता है। इसके अलावा जो इनका पंचायत होता है, इसके पंचायत के मुखिया को, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, पंचायत के मुखिया को ये लोग, पंचायत के मुखिया को ये लोग मुखिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायत के मुखिया को मुखिया ही कहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, मुखिया को पूछा नहीं जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा भैया बताइए कोरवा जनजाति में कई ग्रामों को मिला करके जो एक जाति पंचायत बना जाता है उसको क्या कहते हैं। ये आपके लिए नोट करने वाली बात है, यहां पर इसको नोट करके लिखिएगा। आगे मैं लिखवा दे रहा हूं, कई ग्रामों को मिलाकर जाति पंचायत का गठन किया जाता है। जाति पंचायत गठित किया जाता है, गठित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, इसको कहते हैं टोलादार। क्या कहते हैं, टोलादार। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। टोलादार क्या है, कोरवा जनजाति में कई पंचायतों को मिला करके जो एक जाति पंचायत बना जाता है उसको कहते हैं टोलादार, जबकि इनके पंचायत को कहते हैं मयारी, और इस पंचायत के मुखिया को मुखिया ही कहते हैं। कोरवा जनजाति में इनकी देवी है खुड़िया देवी। पेय पदार्थ के रूप में ये लोग सेवन करते हैं हानिया का। कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। दो इसकी उपजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। भौगोलिक आधार पर इसको बांटा जाता है। इनके नृत्य को पूछा गया है एग्जाम में बार बार, तो आपको यहां पर याद रखना है, मोस्ट आईएमपी करके यहां पर मयारी को, इनकी देवी को मोस्ट आईएमपी करके याद रखना है, पेय पदार्थ को और नृत्य को याद रखना है। नृत्य को, नृत्य क्या है, इनमें होता है एक नृत्य जिसको कहते हैं दमनच नृत्य। क्या कहते हैं, दमनच नृत्य। इस नृत्य की खासियत क्या है, इस नृत्य की खासियत है, विशेषता है, ये विवाह के अवसर पर होता है। क्या होता है, विवाह के अवसर पर होता है, अवसर पर, और ये विवाह के अवसर पर होता है। ये खासियत नहीं है, खासियत ये है, ये जो नृत्य है भय उत्पादक नृत्य है भैया, देख करके आप डर जाओगे। भय उत्पादक नृत्य कहा जाता है, सर्वाधिक डरावना नृत्य के रूप में आपको याद रखना है। दमनच नृत्य को, इसी को कई जगह डोमनच लिखा हुआ मिल जाता है, याद रखिएगा। दमनच को ही कई जगह डोमनच लिख देते हैं, आपको घबराना नहीं है, दमनच ही इस नृत्य का नाम है। कोरवा जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। सर्वाधिक भय उत्पादक नृत्य के रूप में इसको याद रखना है, दमनच नृत्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इनमें होने वाले प्रमुख विवाह के बारे में। तो प्रचलित विवाह की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे विवाह हमको पढ़ना होता है, लेकिन अभी हमको केवल एक याद रखना है ना। बाद में मैं आपको जब विवाह पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। केवल एक याद रखना है अभी, ढुकू विवाह को। किसको, ढुकू विवाह को याद रखना है, ढुकू विवाह। ठीक है, ये एक प्रकार के हट विवाह का प्रकार होता है। ढुकू विवाह क्या होता है, ढुकू विवाह एक प्रकार के हट विवाह का प्रकार होता है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। अभी याद रखना है, ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में होता है, याद रखना है। यह भी मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। क्योंकि अब 2-3 जनजातियों में पढ़ा जाता है इसलिए अभी नहीं पूछा जा रहा है, पहले बहुत पूछा जाता था। ये ऊपर के 4 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। खुड़िया रानी देवी है, हानिया पेय पदार्थ है, मयारी इनका पंचायत है। 4-5 गांवों को मिला करके जो जाति पंचायत बनाया जाता है उसको कहा जाता है भैया क्या, टोलादार। इसके अलावा इनमें एक नृत्य होता है विवाह के अवसर पर, उसको कहते हैं दमनच। और याद रखना है इनमें जो विवाह प्रचलित है हट विवाह, उसको कहते हैं ढुकू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपको आगे देखने को मिलता है। 2 बार लिख दिए हैं क्या जी, एक ही चीज को 2 बार लिख दिए हैं ऐसा हमको लग रहा है, और बार बार एक ही बात को लिख दिया गया है ना हमारे टाइपिंग मास्टर के द्वारा। इनका क्या ही कहना है भैया। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, और कुछ बातें बची हुई है कोरवा जनजाति के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है, तो कोरवा जनजाति में हमने सबसे पहले देखा इनके बारे में। अब आगे आपको और भी चीज़ें जानना पड़ेगा। किसके बारे में, कोरवा जनजाति के बारे में। प्रमुख हमने देख लिया, क्या प्रमुख हमने देख लिया था, इसके लिए प्रमुख हमने नृत्य देख लिया था, प्रमुख विवाह हमने देख लिया था। अब इनमें आता है मृतक संस्कार। क्या आता है,
मृतक संस्कार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मृतक संस्कार, मृतक संस्कार। मृतक संस्कार किसको कहा जाएगा, तो आप कहेंगे मृतक संस्कार इनमें होता है, मृतक संस्कार को कहते हैं नवाधानी या नवाधाती। क्या कहते हैं, नवाधाती। इनमें 10 दिन तक चलता है। क्या मृतक संस्कार का कार्यक्रम जो होता है इनमें 10 दिन तक चलता है, और इस मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नवाधानी। कितने दिन तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। यहां पर लिख सकते हो 10 दिनों तक चलता है, दिनों तक चलता है। इसमें क्रियाक्रम के रूप में जब होता है तो इनमें कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। किसमें, पहाड़ी को, है ना, क्रियाक्रम के समय कन्या भोज का या कुमारी भात का, कन्या भोज नहीं जी, कुमारी भात, ठीक है, याद रखेंगे। क्रियाकर्म के समय, क्रिया कर्म के समय कुमारी भात, कुमारी भात का आयोजन किया जाता है, याद रखना है कुमारी भात को। कुमारी भात का आयोजन, ठीक है जी। मृतक संस्कार याद रखना है। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए क्या है, 10 दिनों तक चलने वाला एक संस्कार होता है, मृतक संस्कार किसकी मृत्यु के बाद। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनका नाम है नवाधानी या नवाधाती। इसके अलावा आपको याद रखना है क्रियाक्रम के समय इनमें कुमारी भात की परंपरा प्रचलित है। और आपको क्या रखना है, और आपको याद रखना है इनके क्रियाक्रम के बाद पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है इनके लिए जो, जब इनमें जो कहते हैं ना, एक बच्चे का, जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय इनके लिए एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, प्रसव के लिए एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रसव कक्ष। आपको याद रखना है प्रसव कक्ष को क्या कहते हैं, प्रसव कक्ष को क्या कहा जाता है। तो इसमें प्रसव कक्ष का नाम है कुंभा। क्या नाम है, कुंभा। इनमें प्रसव कक्ष का नाम है कुंभा, कुंभा प्रसव कक्ष का नाम है। और इस कुंभा में जो प्रसव कराने के लिए जो दाई आती है उसको कहते हैं डोंगिन दाई। क्या कहते हैं, डोंगिन दाई। प्रसव कराने वाली महिला, प्रसव कराने वाली महिला को कहते हैं डोंगिन दाई। महिला को क्या कहते हैं, कहते हैं डोंगिन दाई। क्या कहते हैं, डोंगिन दाई। याद रखिएगा, इन सभी बातों को एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इनके पर्व की ओर चलते हैं। इनमें कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, पर्व। तो सबसे पहले बात आपको याद रखना है, एक याद रखना है कोरा। क्या याद रखना है, कोरा। फिर याद रखना है आपको धेरसा। क्या रखना है, धेरसा। फिर आपको याद रखना है बीज बोहनी का पर्व कौन मनाते हैं, तो बीज बोहनी का भी पर्व मनाते हैं पहाड़ी कोरवा। इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में पहाड़ी कोरवा मनाती है सिंगरी पर्व। क्या मनाती है, सिंगरी पर्व मनाती है। याद रखना है पहाड़ी कोरवा जनजाति प्रत्येक 5 वर्ष में क्या मनाती है, सिंगरी नामक एक त्यौहार मनाती है। याद रखना है सिंगरी पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। इस जनजाति में क्या होता है, इस जनजाति में, है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें 10 से लेकर के 15 या 16 चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे गर्म तपते हुए आग से निशान बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं दरहा। क्या कहते हैं, दरहा। इसको भी आपको याद रखना है, आपको भी ये पूछा जा सकता है, दरहा के बारे में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर लिखवा दे रहा हूं दरहा क्या है। अगर आपसे कोई पूछे आप बताएंगे दरहा। ठीक है जी, दरहा क्या है, तो आपको याद रखना है कोरवा जनजाति में 5 वर्ष की आयु के बच्चों पर, 5 वर्ष बच्चे के शरीर पर 10 से 15 या 16, याद रखना है, अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है, याद रख लेंगे 10 से 15 या 16 चिन्ह बनाए जाते हैं आग से दाग कर। आग से दाग कर शरीर में क्या बनाया जाता है, शरीर पर आग से दाग कर चिन्ह बनाया जाता है। याद रखना है आपको, इसको कहते हैं दरहा। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके लिए,
कोरवा जनजाति के बारे में। देखिए 2 जनजाति को हमने अभी पढ़ा है, अब 2 और बचा है। इतनी बातों को याद रखना है। कौन कौन से पर्व है, कोरवा, धेरसा, बीजबोनी, ये सभी को बताऊंगा किस किस माह में मनाया जाता है, कौन कुंवार में, कौन मांग में, सब पढ़ेंगे। अभी आपको याद तो रख लेना है ना कम से कम कि ये इस जनजाति में मनाया जाता है। एक साथ बताऊंगा सभी को, अभी लिखवाऊंगा, चिंता बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब राज्य संरक्षित हमारे यहाँ की जो जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें 2 पढ़ते हैं हम लोग, एक को कहते हैं भुंजिया, एक को कहते हैं पंडो। तो उसी में हम लोग पढ़ने वाले किसको, भुंजिया जनजाति के बारे में। और भुंजिया के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको केवल एक जिला याद रखना है और वो जिला है गरियाबंद। भुंजिया जनजाति के लिए एक ही जिला आपको याद रखना है, काफ़ी है। और ये जिला है कौन सा, ये जिला है भुंजिया के लिए गरियाबंद जिला। कौन सा जिला, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला है, याद रखना है। राज्य संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति के बारे में आपको एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आपका जवाब होना चाहिए कि आप भुंजिया जनजाति के बारे में याद रखते हैं और ये क्षेत्र आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया गरियाबंद, क्या बताया आपको, गरियाबंद। अब जैसे गरियाबंद में ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसके अलावा थोड़ा सा धमतरी में भी दिखता है, धमतरी में, और थोड़ा सा आपको ये महासमुंद में भी दिखाई देता है। जिस प्रकार से आपको दिखाई देता है क्या, कमार दिखाई देता है। लेकिन आपको मेनली याद रखना है गरियाबंद, ठीक है। क्या याद रखना है, गरियाबंद में आपको याद रखना है भुंजिया जनजाति को। अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में उतार करके रखना है। रोग का इलाज, तो ये लोग रोग का इलाज किससे करते हैं, तो आपको इसकी कहानी पता होगा, भुंजिया जनजाति कैसे विकसित हुई। तो आपने कहानी सुना होगा कि एक बार माता पार्वती ने एक, कहते ना, एक पुतला बनाया हुआ था। वो पुतला जो है शंकर जी के चिलम के आग से जल करके पूरा तहस नहस हो गया था, जल गया था, जिसको माता पार्वती के आग्रह पर पुनः जीवित किया गया। चूंकि ये जल गए थे, छत्तीसगढ़ी में इस जलने को भुंजाना कहते हैं, इसीलिए इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया है, भुंजिया जनजाति कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा भुंजिया जनजाति के बारे में। ये निवास स्थान गरियाबंद आपको याद रखना है, धमतरी और महासमुंद का क्षेत्र आपको याद रखना है। रोग का इलाज ये लोग किससे करते हैं, तो तपते हुए लोहे से दाग कर करते हैं अपने रोग का इलाज। तपते हुए लोहे, है ना, से दाग कर अपने क्या करते हैं जी, अपने रोग का इलाज करते हैं, तपते हुए लोहे से दाग कर। रसोई घर से प्रश्न बहुत बना हुआ है, इसको आईएमपी करेंगे, स्टार मार्क लगाएंगे। किसको, इसको स्टार मार्क लगाना है भुंजिया जनजाति के बारे में। इसके रसोई घर को क्या कहते हैं, तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को कहते हैं लाल बंगला। क्या कहते हैं, लाल बंगला। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, बताइए लाल बंगला जो है, ये जो लाल बंगला है ये किसका है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा लाल बंगला के बारे में। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी 2 उपजातियां हैं। एक को कहते हैं चौखटिया, क्या कहते हैं, चौखटिया, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं भैया आपको याद रखना है चिकता, या इसी को आपने पढ़ा होगा और क्या नाम से जानते हैं करके, तो आपने पढ़ा होगा इसके और एक जो उपजाति है इसी को आपने पढ़ा होगा चिंदा के नाम से। किसके नाम से, चिंदा भुंजिया के नाम से। तो एक को कहते हैं चौखटिया भुंजिया और एक को कहते हैं चिकता या चिंदा भुंजिया कहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चिकता है ना, ये चिकता, कई जगह चिकता लिखा होता है, कई जगह चिंदा लिखा होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 ही इसकी उपजातियां हैं। अब ये है किसका, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जवाब याद रखना है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है किसका है, आप कहेंगे भैया ये है चौखटिया का। किसका, चौखटिया भुंजिया का, याद रखना है ये लाल बंगला कहलाता है। लाल बंगला, इसके 2 उपजातियों में भी अगर पूछे कभी स्पेसिफाई करके आप बताएंगे चौखटिया भुंजिया का कहलाता है लाल बंगला रसोई घर। इस लाल बंगला को ये लोग लाल रंगों से बनाते हैं, इसका जो संबंध है रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर ये लोग किसी बाहरी लोगों को जाने नहीं देते हैं। भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर में बहुत बहुत पवित्र मानते हैं, इस जगह को याद रखना है, ठीक है। तंत्र मंत्र के जानकार को ये लोग भी बैगा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगा ही कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ जरूर है, पर आपको मैं बता दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये ऊपर के पॉइंट याद रखना है। तपते हुए लोहे से दाग करके इलाज करते हैं भुंजिया, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद वाले क्षेत्र में रहते हैं। रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। और अगर डीप पूछ ले कभी इसकी उपजातियों में किसका है ये लाल बंगला, आप कहेंगे चौखटिया का है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है शिशु को काला धागा इसके कमर पर बांधा जाता है जन्म के 7वें दिन। क्या? जन्म के 7वें दिन। जन्म के 7वें दिन मुंडन का कार्यक्रम होता है। क्या होता है? मुंडन का कार्यक्रम। मुंडन का कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम के दौरान क्या होता है, इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे के कमर में एक काला धागा बांधा जाता है। बच्चे के कमर में एक काला धागा बांधा जाता है। काला धागा बांधा जाता है। और इसी काले धागे को जो इसको बांधा जाता है शिशु के कमर पर, इसी को कहते हैं चामबंदी। क्या कहते हैं? चामबंदी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए आपको याद रखना है चामबंदी। अभी भी हमारे तरफ गांव में छोटे बच्चे के कमर में एक काला धागा, जिसको आप लोग रेशम कहते हैं, उससे उनके कमर में बांध दिया जाता है और वो बच्चा जो है बड़े होता है तब भी उसको पहने रहता है। इसी प्रकार की एक प्रक्रिया इनमें भी चलती है, एक परंपरा चलती है जिसको कहते हैं चामबंदी, जो कि 7वें दिन मुंडन के कार्यक्रम के दिन होता है। याद रखिएगा, ठीक है। इस जनजाति की जो महिलाएं होती हैं विवाह के बाद कौन सी साड़ी पहनती है, तो आपको याद रखना है महिलाएं जो पहनती है साड़ी उसका रंग होता है सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती है इस जनजाति की महिलाएं। जबकि बाकी जनजातियों में सफ़ेद साड़ी क्या होता है? विधवा होना का प्रतीक होता है। जबकि भुंजिया जनजाति में सफ़ेद साड़ी जो होती है सुहागन औरतें पहनती है। याद रखना है सफ़ेद रंग की साड़ी एक अपने आप में यूनिक बात है। याद रखना है भुंजिया जनजाति के बारे में। तो ये रहा भुंजिया जनजाति। इतना ही आपको याद रखना है भुंजिया जनजाति के बारे में। राज्य संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है भुंजिया और पंडो। इसी में से आपको पढ़ना था, किसको? आपको पढ़ना था भुंजिया को। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसको? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भैया पंडो जनजाति को। किसको पढ़ते हैं? पंडो जनजाति को हम लोग पढ़ते हैं आगे। पंडो जनजाति के बारे में क्या पढ़ना है हमको? पंडो जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया वाले क्षेत्र में दिखाई देता है पंडो जनजाति। कहाँ पर दिखाई देता है? तो चलिए मैं बना देता हूँ, सरगुजा, सूरजपुर, ये कोरिया, इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? आप कहेंगे यहाँ पर दिखाई देता है पंडो जनजाति। क्या जनजाति? पंडो जनजाति। इनका नाम महाभारत कालीन पांडवों से पड़ा है। पंडो जनजाति का नाम याद रखिएगा। पंडो जनजाति के बारे में पूर्वज मानते हैं अपना, किसको? पूर्वज मानते हैं ये लोग अपना पांडवों को। किसको? पांडवों को पूर्वज मानते हैं। याद रखिएगा, पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं पंडो जनजाति। इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। कौन सी जनजाति? पंडो जनजाति। इनके अलावा उपसमूह की अगर हम बात करते हैं, इनकी उपसमूह की बात करते हैं, तो पंडो को 2 भागों में बांटा जाता है। इस पंडो को 2 उपसमूह में, उपसमूह में या उपजाति में या उपवर्ग में हम कह सकते हैं, उपसमूह में। और एक को आप क्या कहते हैं? एक को कहते हैं सरगुजिया। क्या कहते हैं? सरगुजिया। और एक को कहते हैं क्या? एक को कहते हैं उत्तरांश। क्या कहते हैं? उत्तरांश कहा जाता है। याद रखना है सरगुजिया और उत्तरांश नाम से इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सरगुजिया और उत्तरांश। इसके अलावा इनमें एक विवाह प्रचलित है जो कि बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और उस विवाह का नाम है बरोखी विवाह। क्या कहते हैं? बरोखी विवाह। इसकी खासियत क्या है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताइए धन के अभाव में किया जाने वाला विवाह। धन के अभाव में इसमें वर पक्ष जाता है, वधू के हाथ में केवल अंगूठी पहना देता है और ले आता है अपने दुल्हन को अपने घर। इसी को कहते हैं भैया, याद रखिएगा, बरोखी विवाह। कितना सिंपल विवाह है। अगर आप लोग भी नौकरी नहीं लग पाए, आपको भी करना पड़ेगा बरोखी विवाह। केवल अंगूठी ले जा करके पहनाना है और ले करके आ जाना है, पर सामने वाले माने तब ना। समझ रहे हो? आज के टाइम पर कोई नहीं मानने वाला है भैया अंगूठी में, तो आपको लगना पड़ेगा नौकरी। धूमधाम से डीजे लगा करके शादी करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि आजकल सब कर रहे हैं। धन के अभाव में होने वाला विवाह, धन के अभाव में होने वाला विवाह, होने वाला विवाह कहलाता है बरोखी विवाह। बोली वगैरह आपको याद नहीं रखना है, कई पुस्तकों में जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें अभी चल रहा है विवाद, इसलिए मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ। इसको अभी आपको स्किप कर देना है बोली को।
पंडो बोली नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए मैं अभी पंडो को अभी बोली में नहीं शामिल कर रहा हूँ। पंडो के बारे में आपको याद रखना है, पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, सरगुजा और साथ ही साथ सूरजपुर कोरिया वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। लिख देता हूँ निवास क्षेत्र, निवास स्थान में सरगुजा कोरिया सूरजपुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, सूरजपुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। आपको याद रखना है किनके बारे में, पंडो जनजाति के बारे में। पंडो विकास अभिकरण हमको देखने को मिलता है सूरजपुर में। कहाँ पर? पंडो विकास अभिकरण। चूंकि मैंने सभी को लिखवाया नहीं है लेकिन इसको अभी लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कम फैक्ट है, आपको याद हो जाएगा। पंडो विकास अभिकरण कहाँ पर है ये याद रखना है, सूरजपुर में। कहाँ पर है? सूरजपुर में। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, कितने विकास अभिकरण हैं, कितने विकास प्रकोष्ठ हैं, सब एक साथ देखने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है कौन कौन से? तो आपको मैंने बताया है भुंजिया और पंडो। कौन कौन से? भुंजिया और पंडो। यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, राज्य संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी है? एक को कहते हैं आप लोग भुंजिया और एक को आप लोग कहते हैं पंडो। क्या कहते हैं? पंडो। इतनी बातों को आपको याद रखना है। ये यहाँ पर हमने विशेष पिछड़ी जनजाति को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है जिसको आप लोग कहते हैं गोंड जनजाति। क्या कहते हैं जी? गोंड जनजाति के नाम से आप जानते हैं, याद रखिएगा। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ की याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। गोंड देखेंगे, हलवा देखेंगे, उराव देखेंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, उसको लाइन से पूरा कवर करेंगे। फिर इनके अलग अलग विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर की ओर जाएंगे। अगर आप लोग CGPSC की लॉन्ग टर्म बैच की तैयारी करना चाहते हैं, CGPSC की, तो हमारे एप्लीकेशन में सामर्थ्य एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर में सामर्थ्य एकेडमी आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। सामर्थ्य जब भी आप लिखते हैं लास्ट में YA लिखना ना भूले। आप लोग ज़्यादातर लोग समर्थ लिखते हैं, इसलिए आपको जाकर के प्ले स्टोर में नहीं मिलता है, याद रखना है। सामर्थ्य एकेडमी CGPSC की तैयारी करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर, CG व्यापम की भी आपको लॉन्ग टर्म तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। यहीं पर छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के बैच आपको मिल जाएंगे, आबकारी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है टारगेट बैच के रूप में। इसके अलावा आपको मिल जाएगा वहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस आपको मिल जाएगी, परिचारक की क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको SI टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपको आरक्षक, नगर सैनिक, फॉरेस्ट गार्ड का भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, नगर सैनिक। इसका भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाने वाला है, याद रखना है। आपको बहुत ही न्यूनतम फीस पर मिल जाएगा। CGPSC पूरे साल भर आप पढ़ सकते हैं 1499 में, CG व्यापम पढ़ सकते हैं आप लोग 1199 में पूरा साल भर, आबकारी पढ़ सकते हैं आप पूरा अभी एग्जाम तक आपके 499 रुपये में मात्र। प्रयोगशाला परिचारक की क्लास आप पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में मात्र 299 रुपये में। इसके अलावा आप SI टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं 199 रुपये में। आबकारी, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 149 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है उसमें SI, कांस्टेबल, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल न्यूनतम आपको बिल्कुल कोई भी निःशुल्क आपको क्लासेस मिल रही है, कोई भी फीस आपको यहाँ पर देना नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की जो क्लासेस है ना, जो टेस्ट सीरीज है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, ये फ्री नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। तो चलिए जी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।